हमने कल देखा था, कल पढ़ा था आपके फ्लेमिंगो बुक से लास्ट लेसन का, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, कुछ पार्ट देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे इस पार्ट में। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। मैं इसलिए परेशान था, इसलिए चिंतित था कि मैं उन लोगों से कभी अब दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हिस्ट्री के हैं, जो हमारे टीचर हैं, इनसे हम नहीं मिल पाएंगे, मैं नहीं मिल पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल about this ruler and how cranky he was. Made me forget, ये मुझे मतलब भुला देगा, all about his ruler, इन सभी रूलर के विषय में, और वो कितने क्रैंकी थे, वे कितने क्रैंकी थे मिस्टर हेमेल। द पुअर मैन, मतलब बेचारे व्यक्ति, बेचारे आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही had put on his fine Sunday clothes and now I understood. बेचारे, इस लास्ट लेसन के सम्मान में, जो कि वो अपने फाइन संडे के, जो संडे का क्लॉथ्स पहनते हैं, जो कि छुट्टियों के दिन पहनते हैं, वो पहने हुए थे। अब मैं समझा why that old man of the village were sitting there in back of the room. अब मुझे समझ में आया कि रूम रूम में जो पीछे, रूम के जो पीछे लोग बैठे थे, गांव के जो लोग बैठे थे, तो क्यों बैठे थे, अब मुझे समझ में आया। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी। इस कारण ये सब था क्योंकि वे लोग सभी दुखी थे। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। और वे लोग अब स्कूल नहीं जा सके थे। दे हैड नॉट गॉन, वे नहीं गए थे स्कूल, इसीलिए वो लोग दुखी हैं कि हम लोग स्कूल नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. और वे लोग इसलिए सॉरी फील कर रहे थे कि नहीं, वो लोग स्कूल कभी गए नहीं थे, और यह उन अपने मास्टर के प्रति उनका थैंक यू करने का एक तरीका था, धन्यवाद देने का एक तरीका था, जो कि उनके 40 ईयर्स 40 साल की का जो फेथफुल, जो निष्ठापूर्ण सर्विस था, सेवा था, और शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपना जो रिस्पेक्ट है, सम्मान है, वो दिखा रहे हैं अपने कंट्री के प्रति, जो कि अब उनका नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पर्शियन का अब रूल हो गया था। While I was thinking of all this, my heart, I heard my name called. जबकि मैं ये सब सोच रहा था, तभी मैं अपना नाम सुना पुकारते हुए, सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। यह मेरा टर्न था याद करने का। What would I not have given to able to say and that dreadful rule for participle all through, very loud and clear, and without no one mistake. What would not have given to be able to say, जो कि ये कहने में असमर्थ था, या बताने में असमर्थ था कि कितना ड्रेडफुल रूल था, पार्टिसिपल के लिए कितना ये जो डरावना रूल था। वेरी लाउड एंड क्लियर, विदाउट, मैं सोचा था कि बिना रुके, बिना किसी मिस्टेक का बोल दूंगा। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द लास्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। किंतु मैं मिक्स करके एक शब्द बोल पाया और वहीं पर खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपने डेस्क को पकड़े हुए वहीं पर खड़ा रह गया। माई हार्ट ब्रेकिंग, मेरा दिल टूट गया। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि नहीं ऊपर देख सकूं। आई हियर मिस्टर हेमल सेड टू मी, मैंने मिस्टर हेमल को मुझसे कहते हुए सुना। उन्होंने मुझसे कहा, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं।
यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम काफ़ी बुरे फील कर रहे हो या तुम्हें काफ़ी बुरा फील करना चाहिए। सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, तुम्हें बुरा फील करना चाहिए और देखो कि कैसे ये सब है। प्रत्येक दिन मैंने स्वयं से कहा है, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैंने भी तो तुमसे कहा था कि नहीं मेरे पास बहुत समय है, मैं इसको कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, ये बोल रहे हैं कि नहीं हम कुछ भी याद करना चाहते हैं या तुम भी कुछ याद करना चाहते हो जो मैं तुमसे कहा हूँ। हम स्वयं से जो भी कहते हैं कि हाँ ये हमारे पास बहुत समय है, कल याद कर लूँगा। अब देखो हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, यानी कि कोई भी कार्य होता है तो बोलते हैं कि नहीं अब हम लोग इसको कल कर लेंगे, हमारे पास बहुत समय है। लेकिन फिर अब क्या है, अब समय ख़त्म हो गया, समय जल्द से ही बीत जाता है। इट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, यह एल्सेस के लिए बहुत कठिनाई का दौर है, कठिनाई का, ये एल्सेस के लिए बहुत बड़ा समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये जो अल्सेस है, अल्सेस के लोगों कल तक ही कल तक जो लर्निंग है ये बंद कर देंगे। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब जो कि दोज फेलो यानी कि वे जो प्रसियन हैं, आउट देयर विल बी हैव राइट टू से टू यू, और उन्हें ये कहने का अधिकार है हाउ इट इज़, या कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, और तुम ऐसा प्रिटेंड करते हो, ऐसा दिखावा करते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर वन लैंग्वेज, और वही तुमसे बोलेंगे कि तुम फ्रेंच मैन बनते हो न, और फिर भी तुम न तो बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो अपनी भाषा। बट यू आर नॉट वर्स्ट पुअर फ्रेंच लिटिल फ्रेंच, ये मेमोरी बोलते हैं कि यदि कोई आपसे वो यदि बोलेंगे कि तुम तो लिख ही नहीं पाते हो ना बोल पाते हो अपना भाषा, बताओ, और तुम फ्रेंचमैन बनने का नाटक कर रहे हो, फ्रेंचमैन बनने का बोल रहे हो, नहीं मैं हम तो फ्रेंच हैं, फ्रांस के लोग हैं, न तो बोल पा रहे हो न तो लिख पा रहे हो। किंतु यू आर नॉट वर्स, तुम खराब नहीं हो लिटिल, बेचारे पुअर लिटिल फ्रेंच, तुम खराब नहीं हो तुम। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू अप्रोच देम आवर सेल्फ विथ, हम लोग टू रिप्रोच यानी कि स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न, और तुम्हारे जो माता पिता हैं तुम्हें याद कराने के लिए इतने एंजियस, इतने उत्सुक, व्याकुल नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट माइल्स सो एज टू हैव ए लिटिल मनी मोर मनी, और तुम्हारे माता पिता जो हैं वो तुम्हें पढ़ाने के लिए इतने व्याकुल नहीं थे, वे तुम्हें पढ़ने की अपेक्षा तुम्हें मिल या फार्म में काम करने के लिए ज़्यादा बेटर समझते थे, ताकि उन्हें कुछ ज़्यादा पैसे मिल सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं स्वयं को भी दोषी ठहराता हूँ। योर पेरेंट्स वर नॉट इंजियस इनफ टू यू लर्न, तुम्हारे माता पिता इतने तुम्हारे लिए चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट मिल, और वे लोग किसी फार्म या किसी मिल पर तुम्हें काम करने के लिए प्रेफर करते थे, यानी कि ये सोचते कि नहीं ये काम करो ताकि कुछ पैसे आ जाएं, और मैं स्वयं को भी खुद को भी ब्लेम करता हूँ। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंड यू टू वाटर
माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन। और मैं भी अपने आप को ब्लेम करता हूँ, अपने आप को दोषी ठहराता हूँ। क्या मैं तुम लोगों को तुम्हारे लेसन पढ़ने की जगह अपने फ्लावर्स यानी फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था? एंड वेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे। और जब मैं एक फिशिंग यानी मछली पकड़ने के लिए फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था तो क्या तुम लोगों को छुट्टी नहीं दे देता था? देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। इस प्रकार और उसके बाद एक चीज़ के बाद दूसरे चीज़ के बाद एम हेमेल बातें करते रह गए, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करते रह गए। एंड सेइंग दैट इट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। और वह ये भी कह रहे थे कि यह सबसे मोस्ट मोस्ट यानी कि सबसे सुंदर लैंग्वेज है। मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड यानी कि संसार का ये सबसे सुंदर, बहुत खूबसूरत ये लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे साफ और ज़्यादा तार्किक। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और हमें इसको सुरक्षित करना चाहिए, अपने लोगों को बीच में सुरक्षित करना चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्लेव्ड यानी कि गुलाम बनता है या दासता स्वीकार करता है तो वह वे होल्ड एज फास्ट टू देयर लैंग्वेज और अपने लैंग्वेज को पकड़े रहते हैं ताकि वो जो प्रिजन है उसकी यह चाबी है। यानी कि अपनी भाषा को यदि तुम जानोगे यानी ये तुम प्रिजन में रहोगे यानी जेल में भी रहोगे, तुम बंधन में भी हो, लेकिन यह तुम अपनी भाषा को जानते हो अपने भाषा को अच्छे से, तो ये आपके प्रिजन की चाबी है यानी कि इस बंधन से इस जेल से तुम मुक्त हो सकते हो। देन ही ओपेंड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। और उसके बाद उन्होंने एक ग्रामर खोला और रीड अस आवर लेसन और हमें हमारा लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और मैं आश्चर्यचकित रह गया यह देखकर कि मैं कितनी अच्छे से समझ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी सो ईजी। ये सब चीज़ जो वो बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट आई हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और मैं सोचता हूँ कि आई हैव नेवर लिसन्ड सो केयरफुली और मैं इतनी ध्यान से कभी सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस और वह इतनी धैर्य के साथ सब कुछ कभी एक्सप्लेन भी नहीं किए थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, ऐसा लग रहा था कि वो बेचारे जो आदमी है पुअर मैन यानी कि जो है मिस्टर हेमेल हैं, हमें सब कुछ देना चाहते थे जो वो जानते थे। जाने के पहले अपने स्वयं के जाने से पहले एल्सेस छोड़ने से पहले वो हमें सब कुछ देना चाहते थे जो वो जानते थे। यानी कि सब नॉलेज वो एक बार में ही हमें देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और ये एक ही स्ट्रोक में एक ही बार में हमारे हेड्स में हमारे माइंड में सब कुछ रख देना चाहते थे।
आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारे पास एक राइटिंग का लेसन भी था। दैट डे मिस्टर हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन मिस्टर हैमेल के पास हमारे लिए एक नई कॉपियाँ थी। रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सेस। और उसमें बहुत सुंदर राउंड हैंड राइटिंग में लिखा था फ्रांस एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks। और वे चारों तरफ तैरते हुए फ्लैग्स की तरह दिख रहे थे हमारे स्कूल रूम में, और जो कि हमारे डेस्क के ऊपर रॉड में लटका हुआ था। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। और तुम्हें यह देखना चाहिए कि कैसे सब प्रत्येक सेट टू वर्क अच्छे से सेट किए गए हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। चारों तरफ शांति थी, केवल पेपर पर पेन के स्क्रैचिंग यानी पेन की ही आवाज़ आ रही थी, पेन चलने की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ जो बीटल्स हैं वो उड़े, बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम। यानी जो बीटल्स हैं, कुछ जो कीड़े हैं वो उड़े, लेकिन कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, कोई एक छोटा चीज़ भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। यहाँ तक कि जो लिटलेस्ट वन, जो कि पिजन्स हैं, वो ट्रेसिंग देयर, जो फिश हुक्स होते हैं, यानी कि उनके जो पैर के हुक होते हैं जो फिश को पकड़ने उकड़ने काम आते हैं, वो अपने काम में लगे हुए थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, ऐसा लगा था कि वो भी फ्रेंच हैं। ऑन द रूफ पिजन्स कुक्ड वेरी लो। यानी कि जो छोटी छोटी पक्षियाँ थी जो अपने फिश हुक को ट्रेस कर रहे थे, वो भी अटेंशन नहीं की। और यहाँ तक कि जो रूफ पर पिजन है वो धीरे धीरे कू की आवाज़ कर रही थी। एंड आई थॉट माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। मैं स्वयं सोच रहा था, अपने मन ही में सोच रहा था कि क्या वे उन्हें जर्मन में गाना भी सिखाएंगे, जो पिजन है उनको भी जर्मन में सिखाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another। जब मैं अपने राइटिंग से लिख रहा था तो राइटिंग से ऊपर देखा तो मैंने देखा कि जो मिस्टर हैमेल थे वो मोशनलेस यानी कि बिना किसी गति के अपने चेयर पर बैठे थे और एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ को निहार रहे थे, देख रहे थे, गेज कर रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपने माइंड में सभी चीज़ों को फिक्स करना चाहते थे। हाउ एवरीथिंग, कैसे जो सभी चीज़ें हैं लुक्ड दिख रही थी, छोटी चीज़ उनके क्लासरूम में। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in the front of him। और वो 40 सालों के लिए
वहीं पर थे, उसी सेम प्लेस पर थे। विथ हिज गार्डन, अपने गार्डन में एक विंडो, बाहर एक विंडो था। एंड हिज क्लास, और उनका जो क्लास था उनके सामने ही था, लेकिन उनका जो गार्डन था और सेम प्लेस में उनका गार्डन था, विंडो था, विंडो के सामने उनका क्लास भी था। Just like that, only the desk and benches had been worn smooth। केवल बेंच और डेस्क थे वही स्मूथली चल रहे थे। एंड वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टालर, और जो केवल जो डेस्क और बेंच थे वो ही वॉर्न स्मूथ, यानी कि थोड़ा सा जो स्मूथ हो गए थे, वॉर्न वो भी थोड़ा सा घिस गए थे, थोड़ा सा चल स्मूथ हो गए थे जो बेंच वगैरह थे। और जो वॉल ट्री थे उनके गार्डन में वो बड़े हो गए थे। एंड द hopvine that he had planted himself twined about the windows of the roof। और जो होप वाइन था, जो लता था, उनके जो रूफ, जो उनके छत की खिड़की थी, उसकी दुगना हो गया, उसका दुगना हो गया था स्वयं, जो उन्होंने प्लांट किया था होप वाइन को। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन। और कितना हृदय विदारक उनका हृदय विदारने वाला क्षण था। टू लिव इट ऑल दैट, इन सभी चीज़ों को छोड़ना उनके हार्ट को ब्रोकन करने वाला था, उनके दिल को तोड़ने वाला था। मतलब ये सब जो छोड़कर वो जाएंगे तो उन्हें कितना तकलीफ होगा, उनका हार्ट कितना ब्रोक हो जाएगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन रूम above पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। टू उनकी बहन जो कि ऊपर वाले रूम में मूविंग यानी कि पैक कर रही थी, इधर उधर चल रही थी, जो कि देयर ट्रंक्स अपने सामान को पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले ही क्षण देश को छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। किंतु उनके अंदर इतना साहस था कि सभी जो लेसन था सुनने का अंतिम क्षण तक। आफ्टर राइटिंग ही हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। लिखने के बाद हमारे पास हिस्ट्री के लिए एक लेसन था, हिस्ट्री में एक लेसन था। एंड देन बेबी चांटेड देयर बा बे बी बू बू। और जो हम लोग लिख लिए उसके बाद हमारे पास एक हिस्ट्री में कुछ लेसन था, और उसके बाद बेबी चांटेड, जैसे बच्चे बोलते हैं अपना बा बी बे, उस तरह। डाउन देयर एट back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them। और उसके बाद रूम के जो पीछे जो रूम में ओल्ड हॉसर जो कि मुखिया ये सब बैठे थे, जो ग्रामीण लोग बैठे थे, वो अपना स्पेक्टेकल्स नीचे रखें और अपने दोनों हाथों में वो जो प्राइमर था, जो डिक्शनरी ग्रामर था, वो लिए और स्पेल्ड लेटर्स विद देम, और उनके साथ लेटर्स को पढ़ें। यू कुड सी दैट ही टू वाच क्राइंग, तुम सुन सकते थे कि वो भी चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे। हिज वॉइस टेम्पर्ड विथ इमोशन, उनकी जो आवाज़ थे वो इमोशन यानी भावुकता के साथ से काँप रहे थे। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और यह जो उनकी आवाज़ था, उनका आवाज़ था, बहुत फनी था, जैसे कोई
बड़ा व्यक्ति हो वो भी बच्चों की तरह क ख ग ऐसे पढ़े तो अजीब लगेगा, फनी लगेगा। तो ऐसे ही लग रहा था कि आल सुनने में उनकी आवाज़ बहुत फनी लग रहे थे। दैट वी आल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। ऐसा लग रहा था कि हम लोग भी हंसना और रोना चाहते थे, हंसना भी चाहते थे और क्राई। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। कितने अच्छे से मैं इस लास्ट लेसन को याद कर लिया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और इसके बाद एक बार चर्च का जो क्लॉक था वो स्ट्रक 12 यानी कि बजाया, 12 बज गया। चर्च क्लॉक में 12 बज गया। देन द एंजल्स, उसके बाद जो एंजलस यानी कि जो गीत होते हैं वो गाया गया, एंजलस। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रील। और तभी उसी उसी क्षण, सेम क्षण, उधर क्लॉक बजा चर्च का, उसमें 12 बज रहे थे। और उसी क्षण जो प्रसियन की आर्मी थी, उनके जो ट्रम्पेट थे, जो उनके जो वाद्य यंत्र थे, तुरही वगैरह बोलते हैं, ट्रम्पेट, जो अभ्यास से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारे जो विंडो है, हमारी जो खिड़कियाँ वहाँ तक आवाज़ आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी वेरी पेल, उनका चेहरा पूरी तरह से पीला हो गया था। इन हिज चेयर, अपने कुर्सी पे हैं। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें कभी भी इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स ही सेड, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, आई किंतु कुछ उनको रोक दिया, कुछ उनको रोक दिया और वो आगे नहीं बोल सके। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं जा सके, वो आगे नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। टुक ए पीस ऑफ चाक, और एक चाक का टुकड़ा लिए। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोड एज लार्ज एज ही कुड। एंड ही, और अपनी पूरी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी शक्ति के साथ वो लिखें, इतना बड़ा जितना वो लिख सकते थे। वीवे ला फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस तुम हमेशा जीवित रहो। वीवे ला फ्रेंच, फ्रांस हमेशा जीवित रहो। जियो फ्रांस, फ्रांस की जय हो। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसके बाद वो रुक गए और अपने हेड को वॉल के अगेंस्ट ऐसे चिपका लिए, लगा दिए। विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्टर टू अस विथ हिज हैंड, विच हिज हैंड, वो अपने हाथों से हमें बिना एक शब्द बोले इशारा दिए। स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो नाउ। स्कूल ओवर हो गया है, स्कूल बर्खास्त हो गया है, स्कूल पूरा हो गया है, ओवर हो गया है, आप लोग जा सकते हैं। तो ये था अपना लास्ट लेसन, ट्वेल्व का क्लास 12 का अपना फर्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक्स।